हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का MRY स्टडी में। मेरा नाम है रिजवान और आज हम फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 शुरू करेंगे। ठीक है, अगर आपने इससे पहले पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा क्या था। तो लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी उसको बनाना कितना इम्पोर्टेंट था, और साथ ही साथ कौन कौन से मेंबर्स इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे वो भी हमने पढ़े थे, और साथ ही साथ हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसने क्या क्या वर्क करा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो जो लोगों के जो व्यूज़ आए उससे जो डिबेट के ज़रिए उन्होंने जो कंक्लूज़न निकाला, वो कंक्लूज़न भी आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं डिफाइनिंग राइट्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस टॉपिक का मतलब डिफाइनिंग राइट्स है, मतलब कि ये राइट्स के बारे में बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन हमें कि पीपल्स के राइट्स क्या हैं। अब उन राइट्स के पीछे की जो वजह रही, जो चर्चा हुई हमारी जो हिस्ट्री में, जो हम पढ़ते हैं कि चर्चा कैसे हुई कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे राइट्स बनाए गए इंडिया की पॉपुलेशन के लिए, जो आज हम जो राइट्स को हम अदा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि जो नेहरू जी थे उन्होंने ये बोला था कि विल ऑफ द पीपल एंड डिक्लेयर्ड दैट द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू फुलफिल द पैशन दैट लाई इन द हार्ट ऑफ द मासेस। कि जो विल ऑफ द पीपल है, जो लोगों का जो हक है उसको हमें बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि जो उनके दिल में है कि हम लोग जो एज अ लीडर जो काम कर रहे हैं उनके लिए, वो उनके लिए कर रहे हैं, और विल ऑफ द पीपल के लिए भी काम करना चाहिए, मतलब कि उनके राइट्स के लिए भी काम करना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको एक जगह देना चाहिए। हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद डिफरेंट ग्रुप्स वहाँ पर देखने को मिले थे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो मुस्लिम्स जो थे वो माइनॉरिटीज़ में थे, और बहुत से लोअर कास्ट के भी थे, जैसे कि SC ST जो आज हम देखने को मिलते हैं, और कुछ अदर बैकवर्ड कास्ट थे, तो उनके लिए भी हमें इधर पर बनाना था। कुछ ट्राइबल पीपल्स थे, उनके लिए भी यहाँ पर हमें राइट्स बनाने थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चर्चा हुई वो किसकी हुई, सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात हुई। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रोड की बात हुई तो ऑन 27 अगस्त 1947 जो बी पोकर बहादुर थे, जो मद्रास के रहने वाले थे, उन्होंने ये डिमांड रखी कि हमें सेपरेट इलेक्ट्रोड, जो सेपरेट इलेक्ट्रोड जो पहले भी था, मतलब कि आज़ादी से पहले जो सेपरेट इलेक्ट्रोड पे इलेक्शंस होते थे, मतलब मुस्लिम लीग उसमें अलग से भाग लेती थी और जो कांग्रेस होती थी वो अलग भाग लेती थी, और साथ ही साथ जो लोअर कास्ट की पीपल्स के लिए जो कम्युनिटी जो पार्टी बनाई गई थी वो अलग उसमें पार्ट लेती थी। ठीक है, तो थ्री पार्टीज तो पहले से इंडिपेंडेंस से थी जो सेपरेट इलेक्ट्रोड का साथ देती थी, तो सेपरेट इलेक्ट्रोड को कंटिन्यू करने की उन्होंने मांग रखी। अब जब उन्होंने मांग रखी तो जो बहादुर थे वो कह रहे थे कि माइनॉरिटी एग्जिस्ट इन ऑल लैंड, कुड नॉट बी विज अवे, दे कुड नॉट बी इरेज्ड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। उनके कहने का मतलब ये था कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो हर कंट्री में रह रही हैं, ठीक है, इन एवरी लैंड, तो उनको हम ऐसे ही नहीं जान दे सकते। ठीक है, उनका भी कुछ हक है, वो सिर्फ सेपरेट इलेक्ट्रोड से ही आ सकता है, मतलब वो उनके खुद के राइट्स वो खुद बना सकते हैं फ्रॉम द सेपरेट इलेक्ट्रोड्स। अब ये बात जब कही तो जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो एंगर में आ गया, मतलब कि जो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी वो एंगर में आ गई। ठीक है, वो जितने भी नेशनलिस्ट वहाँ पर बैठे थे वो इस बात को सुन के एंगर में आ गए, क्योंकि जो अगर हम पीछे मुड़कर देखें अगर पास्ट में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बन रही थी उस टाइम पर, पार्टीशन के टाइम पर क्या हुआ, जो लोग थे वो एक दूसरे से लड़ने लगे थे। जो हिंदू और मुस्लिम की जो भावना थी वो कट्टर भावना पे आ गई थी और दंगे फसाद हुए। ठीक है, बिकॉज ऑफ ओनली द सेपरेट इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसी वजह से पार्टीशन भी हुआ। तो इस वजह से लोगों ने अपोज करा, जितने भी नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने पार्टी जो सेपरेट इलेक्ट्रोड था उसको अपोज करा। जो सरदार पटेल थे उन्होंने इसका एक वर्ड कहा, एक लाइन बोली है कि पॉइजन दैट हैज़ एंटर्ड द बॉडी पॉलिटिक ऑफ आर कंट्री। पॉलिटिकल सिस्टम में सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है वो एक पॉइजन की तरह है,
ये किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। ठीक है, इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो इस वजह से हम देख सकते हैं बहुत से जो लीडर्स थे वो इसको मानने से मना कर रहे थे। जो गोविंद वल्लभ पंत थे, उन्होंने ये डिक्लेयर करा, इट वॉज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर द नेशन बट ऑल्सो फॉर द माइनॉरिटीज़। मतलब ये नेशन के लिए हार्मफुल नहीं है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए हार्मफुल भी है। ठीक है, अगर अच्छा स्टेट बनाना है, अच्छे पॉलिटिकल सिस्टम बनाना है, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट का साथ नहीं देना चाहिए। नहीं तो इससे फिर से ही वैसी चीज़ें होंगी जैसे हम पास्ट में देख चुके हैं। ठीक है, और जो लोग थे वो पंत की बात से भी सहमत थे। ठीक है, और लोगों के लिए सिटीज़न राइट बनाया जाएगा, लेकिन सिटीजन्स को उसको ओबे भी तो करना चाहिए, मतलब कि उसके प्रति लॉयल भी तो रहना चाहिए। तो हमें ऐसा राइट बनाना ही नहीं चाहिए जिससे वो डिसओबे हो जाए। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत से मुस्लिम लीडर्स भी थे, ठीक है, जो क्या चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं हो। 1949 में अगर हम देखें तो दे डिड नॉट सपोर्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, और इस वजह से अगर हम देखें तो मुस्लिम्स की मेजॉरिटी भी इसमें रही, तो सेपरेट इलेक्टोरेट को पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं रखा गया। वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। ठीक है, ये बात किसने कहा था? ये जो स्टेटमेंट है इसके बेसिस पर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है कि वी विल नीड मच मोर देन दिस रिजोल्यूशन। ठीक है, इस स्टेटमेंट को आप एवेल्यूएट करें। ठीक है, ये आ सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। पिछले एग्ज़ाम में अगर देखें तो आया है। एनजी रंगा थे जो, ठीक है, एक सोशलिस्ट थे लीडर। तो वो किसके तरफ से थे? वो पीजेंट्स मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया था। जो पीजेंट्स के विरुद्ध जो काम हो रहे थे, जो ब्रिटिशर्स कर रहे थे, और जितने भी जो पीपल्स थे जो अपर कास्ट के, वो पीजेंट्स के प्रति कर रहे थे, तो उसके विरुद्ध उन्होंने बोला था। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि जो पीजेंट्स हैं, जो इंडिया के जो पीजेंट्स हैं, वही असली माइनॉरिटी हैं। ठीक है, द रियल माइनॉरिटी फॉर रंगा वर द पुअर एंड द डाउन ट्रॉडन। ठीक है, इस ओपिनियन से लोगों को ये लगा कि जो पीपल्स हैं उनको एक फंडामेंटल राइट मिलेगा ब्रिटिश, और जितने भी हक होते हैं उनको वो मिलेंगे इस ओपिनियन से। ठीक है, और फिर रंगा ने और क्या क्या कहा, तो अगर हम देखते हैं तो हु आर वी सपोर्टेड टू रिप्रेजेंट द ऑर्डिनरी masses of our country, and yet most of us belong to the masses themselves. We are of them, we wish to stand for them, but the masses themselves are not able to come up to the Constituent Assembly. It may take some time. In the meanwhile, we are here as their trustees, as their champions, and we are trying our best to speak for them. मतलब रंगा के कहने का मतलब ये था कि हम लोगों ने उनके खिलाफ, उनके लिए लड़ाई की, उनके लिए हम लड़े, उनके, तो वो हमें एज अ चैम्पियन, मतलब एज अ लीडर हमें देखते हैं। तो अगर हमें उनके लिए और ज़्यादा बेहतर करना है, उनको और उनके जो हर्ट्स में चल रहा है कि हमें हक मिले, तो हमें उनके राइट्स के लिए वर्क करना चाहिए। ठीक है, और ये क्या मानते थे? ये पुअर्स के लिए मानते थे। इसी के साथ साथ जो जयपाल सिंह थे, उन्होंने बोला जो ट्राइब्स हैं वो, उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो ट्राइब्स हैं वो माइनॉरिटी नहीं है, न्यूमेरिकल माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। वो इसलिए इस बात को कहना चाहते थे क्योंकि वो खुद एक ट्राइबल पीपल थे, वो एक खुद आदिवासी कम्युनिटी से थे, और उन्होंने ऐसा कहा था कि लोगों, जो ट्राइबल पीपल्स हैं, उनको फिज़िकली डिस्टेंट करा जा रहा है सोसाइटी से बिकॉज ऑफ देयर लिविंग सेंस। ठीक है, इस बेसिस पर उनको अलग करा जा रहा है। इसी के साथ साथ जो सिंह थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग तो नहीं की थी, लेकिन उन्होंने जो ट्राइबल पीपल्स हैं उनके लिए कुछ सीट रिजर्व करने के लिए उन्होंने मांग करी थी वहाँ पर। ठीक है, वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अब ये स्टेटमेंट किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट अंबेडकर जी ने कहा था, बी आर अम्बेडकर ने। बी आर अम्बेडकर, जैसे कि आपको पता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? चेयरमैन थे। ठीक है, तो उन्होंने डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड कास्ट। तो उन्होंने जो डिप्रेस्ड कास्ट है उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करी। लेकिन जो महात्मा गांधी थे
उन्होंने क्या करा, इसको अपोज करा, आर्ग्यूइंग दैट दिस वुड परमानेंटली सेग्रीगेट देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। वो इससे क्या कर देंगे, उनकी सोसाइटी को, मतलब उनकी जो कम्युनिटी है जो लोअर कास्ट की, उसको सेपरेट कर देंगे बिल्कुल सोसाइटी से, क्या, सेपरेट इलेक्टोरेट के ज़रिए। तो गांधी जी ने ये बात किससे कही, अंबेडकर जी से कही। जब अंबेडकर जी से ये बात कही तो उनको पता चला कि हाँ, हम लोग सोसाइटी से अलग हो जाएंगे और हमें वही चाहिए, उनको इक्वालिटी चाहिए सोसाइटी में। ठीक है। सम मेंबर ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट एम्फेसिस दैट द प्रॉब्लम ऑफ द अनटचेबिलिटी सेफगार्ड अलोन। जो प्रॉब्लम है जो अनटचेबिलिटीज की, जो लोअर कास्ट को झेलनी पड़ रही थी, वो क्या बोलते, दूर होनी चाहिए। ठीक है। सोसाइटी हैज़ यूज देयर सर्विस एंड लेबर बट केप्ट देम एट अ सोशल डिस्टेंस। उनकी सर्विसेज ली, उनसे काम करवाया और उनको एक सोशल डिस्टेंस पे रखा, तो ये गलत था, उसको दूर करना था। यहाँ पर जो जो चीज़ें लोअर कास्ट के लिए रोकी गई थी, जैसे कि उनके जो नल थे उनसे पानी नहीं पी सकते थे, टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते थे। ठीक है। जो भी जहाँ पे अपर कास्ट जा रहे हैं वहाँ पर लोअर कास्ट नहीं जा सकते थे, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर हटानी थी। ठीक है। जो नंगप्पा थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, उन्होंने बोला था कि सेपरेट क्लास वाज नॉट द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन वो 20 to 25% टोटल पॉपुलेशन में दिखती हैं, तो उनको वहाँ पर राइट देना चाहिए। देयर सफरिंग वॉज ड्यू टू देयर सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन नॉट देयर न्यूमेरिकल इंसिग्निफिकेंस। हम उनको नंबर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि उनका जो स्टेटस है जो सोसाइटी में, उसके बल पर हमें उनको राइट्स देना चाहिए। दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। उनको एडमिनिस्ट्रेशन में कोई शेयर नहीं मिला, उनको एजुकेशन में कोई शेयर नहीं मिला। पार्टीशन वायलेंस, आफ्टर द पार्टीशन वायलेंस अम्बेडकर टू नो लॉन्गर आर्ग्यूड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। जो जब अम्बेडकर जो सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, जब पार्टीशन हुआ तो उन्होंने भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना बंद कर दी थी। दे ही वॉज अपोज्ड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये फाइनल करा कि जो अनटचेबिलिटी है उसको अबॉलिश किया जाएगा, हिंदू टेम्पल्स में उन लोगों को एंटर करने को दिया जाएगा, साथ ही साथ लेजिस्लेचर्स में और साथ ही साथ जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में उनके लिए सीट रिजर्व करी जाएंगी, जो आज हमें देखने को मिलता है। SC ST की अलग से सीट रिजर्व होती है। ठीक है। रिजर्व फॉर द लोएस्ट कास्ट। ठीक है। मैनी रिकॉग्नाइज दैट दिस वुड नॉट सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। अब कुछ लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, या फिर हम कह सकते हैं सोसाइटी में, वो लोग ये मानते थे कि सोशल, अगर हम इसको लिखित रूप में, कॉन्स्टिट्यूशन के लिखित रूप में हम इसको कर दें, लेकिन फिर भी ये लोगों के मन से नहीं जा सकता है। ये हमारी सोसाइटी से कब जाएगा, जब हम इसको सोसाइटी में रहने वाले लोगों के मन से हटा देंगे, तब ये भावना, हम अनटचेबिलिटी की भावना हमारे मन से जाएगी। अब अगला पॉइंट है द पावर्स ऑफ द स्टेट्स। ठीक है। अब हमने राइट्स के बारे में डिफाइन कर लिया, अब हम करेंगे पावर ऑफ स्टेट्स, के पावर किसको मिलनी चाहिए, स्टेट और सेंट्रल। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब चल रही थी बात, तो जो जवाहरलाल नेहरू थे वो चाहते थे कि जो सेंटर हो वो ज़्यादा स्ट्रांग हो। ठीक है। सेंटर के पास ज़्यादा पावर हो। इसी के साथ साथ जो ड्राफ्टिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हमें 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिलती हैं जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। ये 3 तरीके की लिस्ट देखने को मिलती हैं। यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रिजर्व्ड हैं। स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, जो स्टेट्स के लिए प्रिजर्व्ड हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट हैं, जो स्टेट और सेंट्रल की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि दोनों उसको निभाएंगे, उस सब्जेक्ट को, वो दोनों के लिए, स्टेट के लिए भी और सेंट्रल के लिए भी। मैनी मोर आइटम, कुछ और आइटम्स थे जो यूनियन लिस्ट में, यूनियन के कंट्रोल में है, लेकिन उनको लिस्ट में नहीं लिखा गया है। ठीक है। मोर प्लेस्ड ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट टू देन डिजायर्ड बाय द प्रोविंसेस। कुछ उसको कॉन्करेंट लिस्ट में भी लिखा गया है, जो क्या है, जिसकी पावर स्टेट के पास भी होगी और साथ ही साथ वही पावर यूनियन के पास भी होगी, मतलब कि सेंट्रल के पास भी होगी। द यूनियन ऑल्सो हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल एंड की इंडस्ट्रीज। जो मिनरल की जो पावर है और जो जो इंडस्ट्रीज हैं, उसकी पावर किसके पास होगी, तो यूनियन के पास होगी। जो सेंट्रल है
वो स्टेट के ऊपर पावर ले सकता है, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? 356 में। ये आप मार्क कर सकते हैं, ये कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ फिजिकल फेडरेशन, मतलब कि जो फिजिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होंगी। इन द केस ऑफ सम टैक्सेस, फॉर इंस्टेंस कस्टम ड्यूटीज एंड कंपनी टैक्सेस, ठीक है, ये किसके अंडर रहेगा? सेंट्रल के अंदर रहेगा। सेंट्रल रिटेन्ड इन अदर केसेस सच एज इनकम टैक्स एंड एक्साइज ड्यूटीज, इट शेयर देम विद द स्टेट। ये जो एक्साइज ड्यूटी हो गई और साथ ही साथ जो इनकम टैक्स हो गया, ये किसके अंडर हो जाएंगे? हमारे स्टेट भी इसमें थोड़ा पार्टिसिपेशन करेगा, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। स्टेट हैव लैंड एंड प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स एंड लिक्विड टैक्स। और ये जितने टैक्स जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये सारे किसके अंडर में आएंगे? हमारे स्टेट के अंडर में आएंगे। द सेंटर इज लाइकली टू ब्रेक। अब ये स्टेटमेंट किसने बोला था? ये स्टेटमेंट बोला था के संथानम ने, जो कि ये चाहते थे कि जो सेंटर है उसको डिसेंट्रलाइज करा जाए, ठीक है। मतलब कि जो सेंटर की पावर है उसको, कुछ पावर्स उसको स्टेट को बांटी जाए। अब ऐसा क्यों कहा था? ऐसा उन्होंने ये तर्क देते हुए कहा था कि अगर हम ये कहें, जो नेहरू जी ने जो बात कही थी कि सेंटर जो है वो स्ट्रांग रहना चाहिए, तो अगर हम सारी पावर अगर हम सेंटर को दे देंगे तो ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों का, ठीक है। इफ द सेंटर वॉज ओवर बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी इट कुड नॉट फंक्शन इफेक्टिवली। अगर वो ओवर बर्डन हो जाएगा तो वो अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए जो सेंटर को अगर हम फंक्शन, जो स्टेट को कुछ फंक्शंस दे दें तो सेंटर इफेक्टिवली वर्क करेगा। ये किसके वर्ड्स से? के संथानम की। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। द फिस्कल प्रोविंसन would impoverish the provinces since most taxes except land revenue had been made the preserve of the center, ठीक है। ये जो आपको बताया टैक्सेस का, ठीक है, ये किसके अंडर में? स्टेट भी इसका थोड़ा पावर ले सकता है, ठीक है। अगर हम सेंटर को ही सारी पावर दे देंगे तो कुछ साल बाद क्या होगा? जो प्रोविंसेस है वो अपनी पावर्स के लिए रिवोल्ट करना चालू कर देंगे, ठीक है। ये उन्होंने कहा, संथानम ने। दे फॉट हार्ड फॉर फ्यूअर आइटम्स टू बी पुट इन द कॉन्करेंट लिस्ट एंड द यूनियन लिस्ट। उन्होंने कहा, उन्होंने ये मांग रखी कि कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में हमें बहुत कम आइटम्स रखने चाहिए, जबकि जो स्टेट लिस्ट है उसमें ज़्यादा आइटम्स रखने चाहिए, ज़्यादा सब्जेक्ट्स रखने चाहिए, ठीक है। और जो उड़ीसा के जो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने भी ये वो भी जो स्टेट में जो प्रोविंशियल जो पावर है उसको देने की उन्होंने भी मांग की थी। व्हाट वी वांट टुडे इज़ अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने ये मांग रखी कि हमें एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट चाहिए, ठीक है। अंबेडकर जी ने क्या बोला? अंबेडकर हैड डिक्लेयर्ड दैट ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर। जो अंबेडकर जी थे वो उन्होंने बोला कि हमें एक स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर चाहिए। हियर मच स्ट्रॉन्गर देन द सेंटर वी क्रिएटेड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट ऑफ 1935। जो इंडियन एक्ट ऑफ 1935 में जो गवर्नमेंट बनी थी उसके बेसिस पर हमें सेंटर चाहिए। लोग इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर अंबेडकर की बात को सुनते हुए जो गोपाल स्वामी अय्यंगार थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला था सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब सेंटर जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए उसको उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। मतलब कि जो इसके पहले जितने भी लीडर्स के हमने बताया वो इसके विरुद्ध थे, मतलब कि वो स्टेट को पावर नहीं देना चाहते थे, वो सेंटर को पावर देना चाहते थे। वन मेंबर फ्रॉम द यूनाइटेड प्रोविंसेस बालकृष्ण शर्मा सेड दैट ओनली अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर द वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। जो स्ट्रॉन्ग सेंटर है वो ही इंडिया के वेलबींग को सुधार सकता है। मोबिलाइज द अवेलेबल इकोनॉमिक रिसोर्सेज, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंड कंट्री अगेंस्ट एग्रीगेशन। जितनी भी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, एडमिनिस्ट्रेशन की, डिफेंड कंट्री को डिफेंड करने की, वो सिर्फ कौन संभाल सकता है? सेंटर संभाल सकता है। इसलिए सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। Before partition, the Congress had agreed to grant considerable autonomy to the provinces, ठीक है।
जो अगर हम देखें तो पार्टीशन के पहले कांग्रेस ने इसकी मांग कर ली थी कि हमें प्रोविंसेस को अगर चलाना है तो उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए। अगर हम देखें तो पार्टीशन के पहले मुस्लिम लीग की वजह से जो सेंट्रल को पावर दी गई थी, जिससे कि मुस्लिम लीग उसमें इंटरफेयर नहीं कर पाए, ठीक है, सेंटर की पावर में इंटरफेयर नहीं कर पाए। लेकिन अगर हम पार्टीशन के बाद देखें तो कुछ नेशनलिस्ट लीडर्स क्या मानते थे, इसको गलत मानने लगे थे कि सेंटर को पावर देनी चाहिए। उनको ये लग रहा था कि आप स्टेट को हमें पावर दे देनी चाहिए, क्योंकि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, अगर हम उसका टाइम देखें तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने भी अपना जो सेंट्रल की पावर दी थी, यूनिटरी पावर दी थी, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुई इंडिया में। प्रॉब्लम क्रिएट होने की वजह से ही लोगों को ये लगा कि अब अगर हमें पूरी इंडिया को देखना है, उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सुधारना है, वहाँ की कंट्री के लोगों को अगर ठीक करना है, तो हमें स्टेट को पावर देनी चाहिए। एक मेन यहाँ पर टॉपिक आता है द लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है, नेशन की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, ठीक है। बाय द 1930s द कांग्रेस हैड एक्सेप्टेड द हिंदुस्तानी ought टू बी नेशनल लैंग्वेज। 1930s में क्या हुआ, कांग्रेस ने डिसाइड करा कि हिंदुस्तानी मतलब कि जो क्या थी, हिंदी और उर्दू की ब्लेंड थी, हिंदी और उर्दू को मिला के हिंदुस्तानी बनी थी, उसको नेशनल लैंग्वेज होना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसी लैंग्वेज रखनी चाहिए जो क्या हो, जो लोगों की यूनिटी दिखाए। तो इंडिया में दो ही लोग थे, मुस्लिम्स और हिंदू, और हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी उनकी लैंग्वेज दिखा सकती थी हिंदुस्तानी, ठीक है। तो जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने इसके साथ थे कि हिंदुस्तानी ही इंडिया की नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर द कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हिंदू एंड उर्दू ग्रोन अपार्ट। जो कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसकी वजह से क्या हो गई, हिंदी और उर्दू क्या हो गई, बट गई, डिवाइड हो गई, हिंदुस्तानी लैंग्वेज बची नहीं। इस वजह से क्या हुआ, पार्टीशन के बाद उर्दू पाकिस्तान में बोली जाने लगी और हिंदी जो है इंडिया में बोली जाने लगी। और इस वजह से क्या हुआ, कुछ लोग क्या चले गए, जो संस्कृत की जो लैंग्वेज है, हिंदी और संस्कृत आइज लैंग्वेज है, उसको बोलने लगे। और कुछ लोग जो मुस्लिम्स थे, वो पर्शियन और अरेबिक जो ओरिजिन की जो लैंग्वेज थी उसको बोलने लगे थे, ठीक। अब हमें एक नेशन बनाना है तो उसकी एक लैंग्वेज भी उसको चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आरबी दुलेकर हैं कांग्रेसमैन जो यूनाइटेड प्रोविंसेस के, उन्होंने ये मांग की कि हिंदी को क्या बनाना चाहिए, नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो जो असेंबली थी वो उनकी बात से सहमत नहीं थी, ठीक है। लेकिन दुलेकर ने क्या बोला, पीपल हु आर प्रेजेंटेड इन द हाउस टू फैशन अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया एंड डू नॉट नो हिंदुस्तानी आर नॉट वर्दी टू बी मेंबर ऑफ दिस असेंबली, दे बेटर लीव। दुलेकर जो थे, उन्होंने जब ये बात कही तो कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम से ब्रोक हो गया। मतलब जितने भी लीडर्स थे जो हिंदी लैंग्वेज के लिए, हिंदी एज अ लैंग्वेज के लिए जो अपोजिशन कर रहे थे, वो दूर हो गए उन लोगों से जो चाह रहे थे कि हिंदुस्तानी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। जब दुलेकर ने ऐसी बात की, इसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने उनकी बात को बीच में हस्तक्षेप कर। आफ्टर 3 years, 12 September 1947, Dulekar's speech on the language of the nation once again sparked off a huge storm. 12 सितंबर 1947 में क्या हुआ, दुलेकर ने फिर से लैंग्वेज का जो हिंदी है एज अ लैंग्वेज को मानने के, नेशन को मानने के लिए उन्होंने फिर से अपील की। By now the language committee of the Constitution Assembly had proceeded its report and had thought of compromise formula to resolve the deadlock between those who advocated Hindi as a national language and those who opposed it. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो लैंग्वेज कमेटी थी, उसने ये बोला कि अब ये टाइम आ चुका है कि अब हमें अपना फैसला सुना देना चाहिए जो हिंदी के अपोज में है और साथ ही साथ जो हिंदी के लिए हैं, ठीक है। तो उसमें जो कमेटी ने जो डिसाइड करा, तो ये क्या डिसाइड करा कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज होगी फॉर 15 ईयर्स। उसके बाद हिंदी जो इंग्लिश है उसको कंटिन्यू करा जाएगा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये वहाँ पर उसमें प्रस्ताव रखा गया। ईच प्रोविंस वॉज टू बी अलाउड टू चूज वन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल वर्क विद द प्रोविंसेस। और हर
प्रोविंस को मतलब हर स्टेट को ये राइट होगा कि वो अपनी खुद की एक स्टेट लैंग्वेज सुन सकता है फॉर ऑफिशियल वर्क। ठीक है। By referring to Hindi as the official rather than national language, the language committee of the Constituent Assembly arrived at a solution that would be acceptable to all। और ये ऐसी बात कही थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर प्रेजेंट थे वो हर किसी ने एक्सेप्ट करी, लेकिन जो दुलेकर थे उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं करा क्योंकि वो चाहते थे कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ना होकर नेशनल लैंग्वेज बनाई जाए। ठीक है। और इस बात को उन्होंने रखा भी। दुलेकर वॉज आर्ग्यूइंग हिज केस, और उन्होंने अपने केस को आर्ग्यू करा, उन्होंने बहुत ज़्यादा डिबेट करी। सेवरल टाइम्स ड्यूरिंग द स्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली इंटरप्टेड दुलेकर एंड टोल्ड हिम, आई डू नॉट थिंक यू आर एडवांसिंग योर केस बाय स्पीकिंग लाइक दिस। और जो कमेटी में जो प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने उनको बहुत बार मना भी करा कि आप अपने केस को बार बार एडवांसिंग क्यों कर रहे हैं जब मेजॉरिटी उस बात को मान ही नहीं रही है। द फियर ऑफ डोमिनेंस डे आफ्टर दुलेकर स्पोक, श्रीमती जी दुर्गाबाई फ्रॉम मैड्रास, दुर्गाबाई इन्फॉर्म्ड दैट हाउस दैट द ओपोजिशन इन द साउथ अगेंस्ट हिंदी वॉज वेरी स्ट्रांग। अगर हम प्रोविंशियल बेसिस पर देखें, जो दुर्गाबाई थी उन्होंने ये बोला कि जो साउथ में कुछ लोग हिंदी के ऑपोजिशन में हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि जो महात्मा गांधी के साथ हैं वो लोग, जो महात्मा गांधी मानते थे कि हिंदी और उर्दू की जो साथ की जो लैंग्वेज है हिंदुस्तानी, वही इंडिया की नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है। अ मेंबर फ्रॉम बॉम्बे, श्री शंकर राव दियो, एज द कांग्रेसमैन फॉलोअर महात्मा गांधी, ही हैड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज अ नेशनल लैंग्वेज। लेकिन उन्होंने हिंदुस्तानी को नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट करा था। टी ए रमलिंगन चेतियार फ्रॉम मद्रास, ठीक है, ये भी यूनाइटेड नेशंस की बात करते थे, तो इन्होंने भी ऐसी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कर रहे थे जो दोनों कम्युनिटी को साथ लेकर चले। ठीक है। तो ये भी हिंदी के अपोजिशन में थे। इस वजह से जो मेजॉरिटी थी वो हमें हिंदुस्तानी की ही दिख रही थी, हिंदी लैंग्वेज की कोई मेजॉरिटी नहीं दिखी थी, सिर्फ दुलेकर ने ही उसकी बात रखी थी। इस वजह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाई गई। इसके बाद अगर हम कंक्लूजन देखते हैं इस पूरे चैप्टर का कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितनी भी बातें हुई, जितनी भी डिबेट हुई, उसका कंक्लूजन क्या बनता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दस इमर्ज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इंटेंस डिबेट एंड डिस्कशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कुछ जितने भी व्यूज़ आए उनकी डिबेट से बनाया गया है। ठीक है। हम अगर देखें तो दो अपोजिट पोजीशंस, मतलब कि एक उसके लिए बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में बोल रहा है, उन दोनों की बात को रखते हुए एक कंक्लूजन बनाया गया, तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविज़न बनाया गया। और वह जितने भी अग्रीमेंट्स, जो भी अग्रीमेंट रखा गया वो लोगों की मेजॉरिटी को देखते हुए रखा गया। और जो सबसे बड़ा अग्रीमेंट जो रहा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो राइट्स पे हम देख रहे थे, वो ये था कि एवरी एडल्ट हैव राइट टू वोट। ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिला। सेकंड इम्पॉर्टेंट फीचर, अगर हम दूसरा इम्पॉर्टेंट फीचर देखें तो वो है सेकुलरिज्म, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल में कोई की फीचर तो नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेकुलरिज्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, सेकुलरिज्म का सही मतलब ये है कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन और एवरी कम्युनिटी। ठीक है। इट वॉज डन थ्रू द केयरफुली ड्राफ्टेड सीरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और ये सब कैसे संभव हो सका सेकुलरिज्म का, जब ड्राफ्टिंग कमेटी ने कुछ फंडामेंटल राइट्स बनाए, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के बीच में, कल्चर एंड एजुकेशन राइट बनाए गए जो 29 से लेकर 30 के बीच में, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, 16, 17 में इन सब के बारे में लिखा गया, जिसमें सेकुलरिज्म के बारे में बात की गई। ठीक है। ऑल रिलीजन वर ग्रांटेड इक्वल ट्रीटमेंट बाय द स्टेट, और जितने भी रिलीजन है उनको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, मतलब कि इक्विटी। बैनिंग कंपल्सरी रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन स्टेट रन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जितने भी जो रिलीजन के बेस पर जितने भी जो बनाए गए थे फॉर्मूलेज, उनको यहाँ पर डिलीट कर दिया गया और एक न्यू फार्मूला बनाया गया जिसमें हर रिलीजन को कंपल्सरी एजुकेशन और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाएगा। ठीक है।
अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर असेंबली में क्या हुआ, जब जितनी भी डिबेट्स चली तो उस वजह से क्या हुआ, लोगों के मन में भावना पैदा होने लगी अनटचेबिलिटी के विरुद्ध, और जितने भी राइट्स बने उनके लिए वहाँ पर भावना बनने लगी। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बदलाव, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो इंडिया में क्या क्या बदलाव हुआ है। ठीक है, जो लोगों के बीच में जो भावनाएं चल रही थी, जो लोअर कास्ट के लिए, जो अनटचेबिलिटीज़ के लिए, या फिर हम माइनॉरिटीज़ के लिए बोलें, तो वो वहाँ पर बंद हो गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। होप आपको चैप्टर समझ में आ चुका होगा। और अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और मेरी वीडियोस जाकर दे सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और बाकी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।